Hello everyone, my name is Ashwarya Seth and I welcome you all to this educational YouTube channel Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So students, as you all know that every weekend I let you practice the previous year questions of those topics which had been taught and covered during the whole week. So this week I taught you the topics like learners characteristics including adolescent and adult learners. Secondly, all teaching methods, that is teacher centered methods as well as learner centered methods. Thirdly, traditional teaching versus modern teaching. And at the last, all evaluation systems. So from these topics I try to cover 15 to 20 questions of previous year exams. So let's start practicing these questions. So please students listen carefully. सो लेट स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. सो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं. व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग. सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग. तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए डायग्नोसिस, बी इज रेमेडी, सी इज डायरेक्शन एंड डी इज फीडबैक. तो गुड टीचिंग के लिए क्या क्या चाहिए. ठीक है जी. अब देखिए, सब कुछ चाहिए. अगर देखा जाए तो सबसे पहले टीचर डायग्नोस करती है कि किस लेवल का जो है स्टूडेंट्स उसको पढ़ाना है. ठीक है जी. कौन कौन से लेवल के स्टूडेंट्स या एज ग्रुप के स्टूडेंट्स उसके पास बैठे हैं या उनकी क्या जो है पहले की प्रॉब्लम्स क्या चलती आ रही हैं उनको काउंटर करके फिर पढ़ाती है. प्रीवियस नॉलेज चेक करती है तो डायग्नोस का काम करती है. तो डायग्नोस तो करती है. फिर उस प्रॉब्लम को क्या करती है, उसका सोल्यूशन निकालती है. तो रेमेडियल मेजर्स भी देती है, तो रेमेडी भी देती है. फिर क्या है, सी डायरेक्शन. फिर उसको जो भी उसको लर्निंग करानी है वो सही डायरेक्शन में करानी है. ठीक है जी. ये भी वो करती है. और गुड टीचिंग के लिए फीडबैक भी ज़रूरी है. किसकी फीडबैक, लर्नर्स को सिखाने के बाद उनकी जो है फीडबैक मींस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है. तो एक गुड टीचिंग के लिए जो है ए बी सी डी सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं. गुड टीचिंग के लिए सब कुछ चाहिए. तो इसका आंसर जो है वो 1 है. ए बी सी डी सारे आंसर्स जो हैं यहाँ पे करेक्ट है. ठीक है जी. So next question, which of the following attributes denote great strengths of a teacher. ठीक है जी. एक टीचर की स्ट्रेंथ में कौन कौन से एट्रीब्यूट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है जी. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं. ए इज फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट. ठीक है जी. कि मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो फुल टाइम जो है उसमें जो है आप बीच में आप इन्वॉल्व हो रहे हो टीचर. ठीक है. मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर इन्वॉल्व हो ना हो इसका कोई ज़्यादा टीचिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है जी. तो ये ऑप्शन तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है. नेक्स्ट क्या है, सेटिंग एग्जाम्पल्स. येस, टीचर इज़ अ रोल मॉडल. और जो वो आप इमिटेट जो वो करेगी उसको स्टूडेंट्स जो है इमिटेट करेंगे. ठीक है जी. उसकी नॉलेज को जो है वो खुद लेंगे. तो येस, सेटिंग एग्जाम्पल्स इज़ अ गुड फीचर ऑफ अ गुड टीचर. ये आ सकता है इसमें स्ट्रेंथ्स ऑफ अ गुड टीचर में. बी सही है. सी इज विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट. ठीक है जी. जब भी वो कुछ टेस्ट करे, ठीक है जी, उसमें जो भी वो पढ़ा रही है या पढ़ा चुकी है उसमें जो डिफरेंट एजम्पशंस भी लगा सकती है. ठीक है जी. ये नहीं कि बिल्कुल जो पढ़ाया उसी का टेस्ट ले लिया. उसकी डिफरेंट एप्लीकेबिलिटीज़ और डिफरेंट जो है वो एरियाज भी चेक कर सकती है. तो येस, एजम्पशंस जो हैं वो कर सकती है. ठीक है जी. विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट. येस. तो ये टेस्ट में डिफरेंट एरियाज भी कवर कर सकती है सेम टॉपिक के. तो ये भी सही है. एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स. येस, स्टूडेंट्स की मिस्टेक को एक्नॉलेज करके उसको रेक्टिफाई करना और उसको दोबारा से समझाना. तो ये स्ट्रेंथ्स ऑफ गुड टीचर मतलब ए तो नहीं है. ठीक है जी. बी सी और डी. ठीक है जी. तो इसका आंसर सेकंड है. स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बी सी और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चंस का लेवल, अभी हमने इजी स्टार्ट किया है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है जी. लेकिन जितने भी इस वीकेंड के ऊपर हमने टॉपिक हमने करे हैं उन सबको ही मैंने जो है कैप्चर किया है. क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ सारे टॉपिक्स में से. ठीक है जी. सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, CCE पैटर्न. ये हमने कल ही रिसेंटली किया था. ठीक है जी. तो देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं CCE पैटर्न में. सबसे पहले क्या है, इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट. ठीक है जी. अब कोई भी पैटर्न है या कोई भी क्राइटेरिया है, आप खुद सोचो क्या उसमें स्टूडेंट्स का वर्कलोड बढ़ता है CCE पैटर्न से या किसी भी पैटर्न से? नहीं.
कोई भी पैटर्न डिसाइड होता है गवर्नमेंट की तरफ से या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से, बिकॉज ये सीसीई पैटर्न सीबीएसई का पैटर्न है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वर्कलोड तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, बल्कि उल्टा कम हुआ है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि FA1 FA2 और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के छोटे छोटे डोमेन्स के छोटे छोटे टेस्ट लेकर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को बार बार लर्निंग करवाते हैं। फ्रीक्वेंट लर्निंग से उनका वर्कलोड नहीं बढ़ता है, रादर कि उनका जो है वो ग्रेस्पिंग पावर और कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ठीक है जी, तो ये तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद द ग्रेड्स। यस, मार्क्स का जो है वो, अब मैंने आपको कल भी बताया था सीसी पैटर्न जब डिस्कस किया था, तो ग्रेड्स ग्रेडेशन दी जाती है। ठीक है जी, ये तो सही है। इट इवेलुएट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। यस, कॉन्टिन्यूअस, एंड दूसरा क्या एलिमेंट था, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव जो है वो यही कहता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक जो है सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ इसमें कवर्ड हों, और सारी एक्टिविटीज़ की जो परफॉर्मेंस जो है वो हमने चेक करनी है। तो ये भी सही है आपका आंसर। और डी पार्ट देखते हैं, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। यस, एग्जामिनेशन फोबिया, ये फोबिया जो है वो कम करता है स्टूडेंट्स का, ना कि फोबिया को बढ़ाता है, बिकॉज हर स्टेप पे लर्निंग हो रही है, हर स्टेप पे जो है वो परमानेंट लर्निंग हो रही है। ठीक है जी, तो इसमें बी, सी और डी, सीसीई के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से फीचर्स हैं, बी, सी और डी जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर्स हैं। तो यहाँ पे फोर्थ आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन जो है वो नहीं ली जाएगी, इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ द सीसीई पैटर्न। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है जी, हमने 3 लेवल्स टीचिंग के किए थे, अगर आपको याद हो, इस वीकेंड नहीं लेकिन ये लास्ट वीकेंड में किए थे। ठीक है जी, हमने क्या किया था, सबसे पहले कौन सा होता है, द लोएस्ट लेवल जो है वो मेमोरी लेवल होता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद क्या होता है, थर्ड लेवल, हाईएस्ट लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी, रिफ्लेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग लेवल तो है, लेकिन हमने ऑड वन आउट निकालना है, तो कौन सा नहीं है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो आंसर भी आपका वही वही है, विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज अ टीचिंग लेवल। तो आपका क्या आंसर है, डी। ठीक है जी, ये बिल्कुल सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको इसकी नॉलेज होगी 3 लेवल्स की, तभी आप इसको जो है वो कर पाएंगे सॉल्व। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर द डिमांड ऑन दी। अब देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं, क्वेश्चन का पहले मतलब समझना है। कहते अगर, वैसे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट को पढ़ने का हक है। ठीक है जी, पहले तो हम ये बात करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स तो किसी ना किसी स्कूल में एडमिशन ले ही लेते हैं, टीचर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो अब नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ वाले या दूसरे डेफ एंड डम स्कूल्स होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा उनकी जो है वो अपकमिंग आ गई, इनकमिंग आ गई, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है एडमिशन लेने लग पड़े इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ पे टीचर्स कम हैं। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, देखो उसने एक स्टेटमेंट दे दी, उसने कहा कि जैसे जैसे हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इनकमिंग आ रहे हैं, ठीक है, स्कूलिंग में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें किसके ऊपर ज़्यादा फिर फोकस करना पड़ेगा इनकमिंग के लिए, क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है, टीचर। तो टीचर को ही हम क्या करेंगे, इसमें राइट आंसर लेंगे, बिकॉज जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, टीचर हमें और लेके आने पड़ेंगे उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है जी, सो फैमिली इसका आंसर नहीं है, सोसाइटी इसका आंसर नहीं है, स्टेट इसका आंसर नहीं, इसका क्या आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, टीचर डिमांड के ऊपर। ठीक है जी, सो क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती हैं, टीचिंग एड्स, ये भी मैंने आपको करवाया था। टीचिंग एड्स कौन कौन सी, विजुअल होती हैं, ऑडियो होती हैं, हर तरह की अलग अलग एड्स होती हैं, मॉडल्स, चार्ट्स, प्रोजेक्टर्स जो भी हैं, सब कुछ होते हैं, ये मैंने आपको करवाया था टॉपिक। ठीक है, वो कहता है जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, ठीक है, वो टीचर क्यों यूज़ करती है, व्हाट इज़ द राइट आंसर हेयर, कि वो क्यों यूज़ करती है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ग्लोरीफाई द क्लास, नो, इसका कोई कंसर्न नहीं है। फिर क्या है, बी, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, क्योंकि अट्रैक्शन तो कोई, अट्रैक्शन को हम टेम्परेरी लेते हैं। ठीक है जी, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं करती है। फिर क्या है, क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स, यस, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि देखिए डी भी पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंश्योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो अगर टीचर कमांडेबल है और टीचर की कमांड अच्छी है क्लास में खड़े होकर, तो डिसिप्लिन तो वैसे मेंटेन हो जाता है। तो इंस्ट्रक्शनल एड्स के साथ सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है क्लैरिफाई द कंसेप्ट्स। क्यों, क्योंकि जब टीचर वर्बली कुछ समझा रही है या ऑरल या रिटन, तो ठीक है स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, लेकिन वो साथ साथ में समझाने के साथ साथ आपको क्या करती है, अगर वही एक पिक्टोरियल व्यू या कुछ ऐसे प्रोजेक्टर्स के साथ साथ आपको सिखा
देती है, स्मार्ट क्लास लाकर सिखा देती है, या कोई चार्ट मॉडल से भी आपको शो करके सिखा देती है, तो आपका क्या है, कंसेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग परटेन्स टू। हाँ जी, एटीट्यूड ऑफ अ टीचर, हमने 3 तरह के लेवल्स किए थे। ठीक है जी। लर्निंग डोमेन्स में आपको याद हो, लर्निंग डोमेन्स में 3 तरह के डोमेन्स किए थे। सबसे पहले कौन सा था, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्या था, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा क्या था, साइकोमोटर। तो वो कहता है जो एटीट्यूड ऑफ द टीचर है वो कौन से डोमेन में लाई करेगा, एटीट्यूड। देखो कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको पहले बताया था नॉलेज, और उसमें मेंटल एबिलिटीज, थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सब कुछ होता है। जो एटीट्यूड है, जो अफेक्शन है, जो फीलिंग्स हैं, वो सारी कौन से डोमेन में होती हैं, वो सारी डोमेन में होती हैं अफेक्टिव डोमेन में। तो इसका कौन सा आंसर है, एटीट्यूड ऑफ द टीचर अफेक्टिव डोमेन में फिट होता है, तो इसका क्या है, ए आंसर है। ठीक है जी। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, आपकी जो भी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, मोटर एक्टिविटीज होती हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज वो होती हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असरटेन्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये कल ही हमने जो है वो करा था चैप्टर इसका। ठीक है, जिसने वीडियोस नहीं देखी मेरी, वो मैं बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये क्वेश्चन सुनने से पहले सारी वीकेंड, जितना भी वीक में मैंने करवाया, सारी वीक की जो है वो वीडियोस देखिए, तभी आपको इसका समझ आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है जी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असरटेन्स। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या थी, आप देखो कि इसमें क्या है कि कुछ भी सिखाने से पहले, ठीक है जी, हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, या हम कह सकते हैं कॉजेज एंड रेमेडीज, जो है स्टूडेंट की पहले ही जज कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कीवर्ड कहाँ है, या तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहीं लिखा हुआ है, या फिर कॉजेज एंड रेमेडीज कहीं लिखा हुआ है। यस, इसमें डी पार्ट में लिखा हुआ है कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ द परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, यही इसका आंसर है। बिकॉज डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, हम कोई भी, सपोज कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, उसका कॉज निकालते हैं, फिर कॉज निकाल करके उसको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो देते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का ये डी आंसर है। आपको मतलब समझ है, इसीलिए आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। इसीलिए मैं कहती हूँ पिछली वीडियोस देखने के बाद फिर आप जो है क्वेश्चन आंसर्स जो है इसको ध्यान से सुना करो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। देखिए वो क्या कह रहा है कि अब आपने, अब देखो सब तरह की इवैल्यूएशंस आ गई, डायग्नोस्टिक भी फ्लैश कर रही है, सबमिटिव भी आ रही है, प्लेसमेंट भी आ रही है, फॉर्मेटिव भी आ रही है। अब इसका आंसर हम, आपको मीनिंग पता होना चाहिए तभी आपको आंसर आएगा। इसका आंसर सी है, फॉर्मेटिव। वो कैसे सी है, दोबारा से हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस। आपको मैंने बोला था कल भी, लर्निंग जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है उसको प्रोग्रेस असेसमेंट भी कहते हैं, उसको प्रोसेस असेसमेंट भी कहते हैं, उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं, और उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो जैसे प्रोग्रेस, यहाँ पे लर्निंग प्रोग्रेस है, यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल गया। ठीक है। टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूअस फीडबैक टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मीन्स पढ़ाते पढ़ाते आपको फीडबैक मिल रही है, पढ़ाते पढ़ाते आपको ये पता लग रहा है कि कितने एक्सटेंट तक जो है स्टूडेंट्स वो आपको सीख रहा है, आपको जो भी आप सिखा रहे हो उसकी लर्निंग कितने एक्सटेंट तक साथ ही साथ हो रही है। तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस कौन सा है, वो फॉर्मेटिव है, तभी इसका आंसर सी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। हाँ जी, यहाँ पे भी अब मेथड्स का क्वेश्चन आ गया। ये भी हमने इस वीकेंड पे मेथड्स पूरे करे थे, सारे मेथड्स कर लिए थे। अब ये देखो, कहते हैं इन पूरे मेथड्स में से 4 मेथड्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स की कौन से मेथड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है जी। अब देखो लेक्चर मेथड में तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है, टीचर की 100% पार्टिसिपेशन है, बिकॉज वो जो बोल रहा है स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे भी टीचर बोल बोल के साथ साथ में आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके या कुछ शो कर रही है। ठीक है, कुछ वर्किंग सिखा रही है। ठीक है जी। यहाँ पे भी टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है स्टूडेंट्स से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है जी।
ये आंसर है, लेकिन ये क्यों आंसर है मैं आपको बताती हूँ। डी आंसर है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक मेथड में भी कोई ऐसा नहीं है, बस टेक्स्ट बुक हम पढ़ी जा रहे हैं, स्टूडेंट की जो है इन्वॉल्वमेंट एक्टिव नहीं है इसमें। अब इंडक्टिव मेथड कैसे इसका आंसर है, क्योंकि देखो इंडक्टिव का वैसे मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक से जनरलाइज होके जाना, कुछ स्पेसिफिक से आप जनरलाइज होके जाते हो, मतलब कुछ थोड़े से आप बड़ा करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमने टॉपिक करना है क्लास में, अब टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद उस टॉपिक की हमने प्रीवियस नॉलेज जो है वो गैदर की स्टूडेंट से। ठीक है जी, प्रीवियस नॉलेज मीन्स कोई कुछ कुछ मीनिंग बताएगा, कोई स्टूडेंट उस टॉपिक का कोई एग्जाम्पल बता देगा, कोई स्टूडेंट उस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई और लाइन बता देगा, कुछ भी जो भी उसको पता है, मीन्स स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यहाँ पे पहले हो रहा है, उसके बाद जब सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी नॉलेज जो है बता देंगे टीचर को कि क्या क्या उनका इस टॉपिक के बारे में उनको कितनी कितनी नॉलेज है, तब टीचर वो क्या करेगी, उस टॉपिक को जनरलाइज वे में पढ़ा देगी। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ इंडक्टिव मेथड में, इसमें सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन सबसे पहले आई। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ने पहले पार्टिसिपेट किया, टीचर ने उनका लेवल चेक किया, प्रीवियस नॉलेज चेक की, उसके बाद उस टॉपिक को जनरलाइज वे में पूरा का पूरा फुल फ्लेज पढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए इंडक्टिव मेथड जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंडक्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है, स्टूडेंट्स का कुछ आप एग्जाम्पल ले सकते हो, स्पेसिफिक लाइन्स ले सकते हो, स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स का क्या क्या कर ले हो, स्टूडेंट्स से आप कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस ले सकते हो, और उसके बाद उस जितनी भी आपने स्टूडेंट्स की जो है इन्वॉल्वमेंट से इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके बाद पूरा फुल फ्लैज उसको कंसेप्ट समझा सकते हो। तो यही क्या है, स्मॉल से बड़ा चल जाते हो, लेकिन स्मॉल से बड़ा जाने के लिए इंडक्टिव सबसे बेस्ट है, और इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन मैक्सिमम है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, ए गुड टीचर इज हु। और गुड टीचर इज हु, कि कौन गुड टीचर है, सिंपल सा आंसर है, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न। जो हमेशा एक टीचर जो है वो सबसे पहले उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इंस्पायरर होना चाहिए वो। ठीक है जी, वो प्रॉपर गाइड होना चाहिए, इंस्पायरर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, ताकि बार बार लर्निंग करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो इंस्पायर करता रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। हाँ जी, मोटिवेटेड टीचिंग का क्या साइन है, चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन देखो, स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, ये ऑप्शन है, ये राइट आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ए। अब ये क्यों है आप डिस्कस करते हैं अभी धीरे धीरे। बी में क्या है, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब अटेंडेंस है नहीं है, इसमें मोटिवेटेड टीचिंग की कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, ये भी मोटिवेटेड टीचिंग नहीं है, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, वो पैसिव हो गए, ये भी गलत है। स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, ये भी कुछ खास नहीं है, नोट्स में से तो हम मोटिवेटेड टीचिंग को जो है वो नहीं कर सकते ना उसका मूल्यांकन। नेक्स्ट क्या है, फिर मैक्सिमम यहाँ पे मोटिवेटेड टीचिंग, मतलब टीचर खुद आप जो स्टूडेंट्स को कह रही है, यस आस्क योर डाउट्स, यस गिव मी योर क्वेरीज, मैंने आपको ये पढ़ाया है, हाँ जी, अब आप मुझे बताओ आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर की इंटरेक्शन जो है वो 100% जो है वो फ्रूटफुल होने वाली है। तभी वो क्या कह रहा है, मोटिवेटेड टीचर, मतलब एक मोटिवेटेड टीचर जो स्टूडेंट्स को हमेशा जो इंस्पायर करती है, आप अपने डाउट्स क्लियर करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी जो है लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तभी इसका ए आंसर है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। हाँ जी, लेक्चर मेथड बिल्कुल नहीं है। देखिए हर, वैसे तो हम कहते हैं कि सारे मेथड्स अपनी अपनी सिचुएशन बेस्ड होते हैं, सारे मेथड्स ही अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है वो बेस्ट होते हैं, लेकिन अब उन्होंने चार ऑप्शंस ही दे रखी हैं कि अब बताओ ये डिफरेंट डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, इन मेथड्स में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, अब हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है जी, लेक्चर मेथड, इसमें ज़्यादा जो है वो बेस्ट मेथड नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होती। डिस्कशन में भी क्यों नहीं, जैसे अब बी है डिस्कशन, डिस्कशन में भी क्या होता है, कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं भी करता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग बोला है, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग नहीं बोला उसने। टीचिंग का बेस्ट मेथड मीन्स जो आप पढ़ा रहे हो साथ साथ में उसकी वर्किंग जो है वो, या उसको शो करके, रियल पिक्चर शो करके, या कुछ कॉन्क्रीट थिंग्स को शो करके वो आप पढ़ाओ। इसका मतलब ये क्या है कि बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग यही है कि डेमोन्स्ट्रेशन करके पढ़ाओ, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको प्रॉपरली उसका
वर्किंग मॉडल या उसको चार्ट या किसी पिक्चर के थ्रू जो है वो आप पढ़ाओ, तभी ये बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है डेमोन्स्ट्रेशन। नरेशन भी क्या होती है, कोई स्टोरी नरेट कर दी, कुछ वैसे समझा दिया, कुछ बोल दिया, ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। वैसे तो सारे बेस्ट मेथड्स होते हैं अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो सबसे बेस्ट वही ढूंढना है जिसमें टीचर जो है प्रॉपर इन्वॉल्व होके कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो कैसे करवा रही है, सबसे अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी कौन से टीचिंग मेथड से हो रही है, तो वो हमारा आंसर है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ। अचीवमेंट टेस्ट मतलब कि कुछ सिखाया, उसके बाद हमने सिखाने के बाद परफॉर्मेंस चेक की, तो फिर क्या किया हमने, देखा स्कोर कितनी आई, मतलब बच्चों ने कितने कितने जो है ग्रेड्स या कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। अब देखो अचीवमेंट टेस्ट जो है कहता है कौन से पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब सारे आप जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस देख रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो आंसर जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 4। अब देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मेकिंग सिलेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन हमने यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट सिलेक्शन के लिए तो नहीं होता। ठीक है, बिकॉज कुछ पहले सिखाओगे तभी कुछ अचीव करवाओगे ना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स। एक कोर्स के लिए अगर हमने सिलेक्ट करना है तो मैंने आपको बोला था जब भी हमने किसी कोर्स में एडमिशन देनी है तो वो प्लेसमेंट टेस्ट होता है। ठीक है जी, या प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो गया। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द लर्नर्स, ये कहाँ पे है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में जो है ये उसका कीवर्ड है, तो ये भी गलत है। सो असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, यस। अचीवमेंट का मतलब जो आपने टीचिंग करवाई उसके बाद उसकी कितनी लर्निंग हुई है, आप टेस्ट देकर या ऑरली किसी भी मेथड से आप उसको जो है परफॉर्मेंस चेक करके उनके मार्क्स जो है वो देख रहे हो कितनी अचीवमेंट हुई है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे क्या है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट हम जाते हैं, हाँ जी यहाँ तक हमने कर लिया। टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। ठीक है जी, टेक्निक्स वही मेथड्स हो गए कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो टीचिंग वाले हैं। अब देखो लेक्चर मेथड है, यस लेक्चर मेथड है। इंटरेक्टिव लेक्चर है, यस। इंटरेक्टिव लेक्चर मीन्स जहाँ पे स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी साथ साथ में टीचर के हो रही है, ये भी मेथड सही है। ग्रुप वर्क है, यस। जैसे स्टूडेंट्स, आपको मैंने बोला कि जैसे ग्रुप टीचिंग होती है कि हाँ जी कोई भी टास्क है वो टीचर जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है, 4 स्टूडेंट्स का या 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उसको जो है वो वर्क असाइन कर देती है, ये भी एक टीचिंग का टेक्निक ही है। सेल्फ स्टडी, यस, कई बार क्या टीचर करती है कि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ पहले, इसकी अब सेल्फ स्टडी करो। ठीक है जी, तो ये सारे ही मेथड्स जो हैं वो टेक्निक्स हैं बाय दी टीचर। तो ये क्या है, सेकंड आंसर जो है इसका राइट है, ABCD सारे ही आंसर इसके सही हैं। टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इन द क्लास। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। अब फिर से टीचिंग एड्स का क्वेश्चन आ गया, कहते हैं टीचिंग एड से क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए, दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, यस। टीचिंग एड से क्या है, रिटेंशन जो है, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी लॉन्ग लास्टिंग रिटेंशन माइंड में होती है, बिकॉज माइंड मैपिंग हो जाती है जब स्टूडेंट किसी चीज़ को देखता है, बिकॉज उसमें सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तभी उसकी रिटेनिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ये आंसर सही है टीचिंग एड्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्या है, दे हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बेटर, यस बिल्कुल, कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी क्या करता है, बहुत एनहांस कर देता है और लर्निंग प्रोसेस को बेटर कर देता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर क्या है, दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, यस। जब टीचिंग एड्स आप यूज़ कर रहे हो साथ साथ में टीचिंग के, तो क्या हो रहा है, आपका जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग वे से आपका सीख रहे हैं। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या है, दे एनहांस रोट लर्निंग। यहाँ पे रोट लर्निंग तो कुछ नहीं है, रोट लर्निंग होती है क्रैमिंग, तो जो टीचिंग एड्स हैं वो क्रैमिंग तो बिल्कुल नहीं करवा रहे हैं। ठीक है जी, इसका आंसर जो है, इसका मतलब 2 आंसर है, ABC इसका आंसर है और D जो है रोट लर्निंग नहीं है इसका आंसर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी, ठीक है जी, कौन सा, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है जी, जो भी आपकी मेंटल एबिलिटी में, देखिए इसका आंसर देखो, कॉग्निटिव डोमेन में, लर्निंग के कॉग्निटिव डोमेन में नोइंग भी आती है, अंडरस्टैंडिंग भी आती है, एनालाइजिंग भी आती है, इवेल्युएटिंग भी आती है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कौन सा है, उसने पूछा हाईएस्ट लेवल कौन सा है कॉग्निटिव एबिलिटी का, तो वो कौन सा है जी, वो इवेल्युएटिंग है। ठीक है जी।
बिकॉज इवेल्युएशन लास्ट होता है और इवेल्युएशन सब कुछ सीख कर उसके बाद ही लास्ट में जो है इवेल्युएशन हाईएस्ट जो है वो रैंक पे कॉग्निटिव एबिलिटी के आता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। टीचिंग को कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जो टीचिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा। टीचर नॉलेज डालती है, टीचर नॉलेज स्ट्रांग हो तो टीचर जो है वो अच्छा पढ़ा पाती है, ये तो इम्पैक्ट डाल रहा है। क्लासरूम एक्टिविटीज़ दैट एनकरेज लर्निंग, यस ये भी टीचिंग को इम्पैक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये टीचिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, बिकॉज किसी भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, किसी भी बैकग्राउंड की टीचर हो तो उसकी टीचिंग लर्निंग में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है जी, वो किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये भी इम्पैक्ट करता है, प्रीवियस नॉलेज जो है स्टूडेंट्स की वो भी इम्पैक्ट करती है। इसका मतलब यहाँ पे जो नहीं इम्पैक्ट कर रहा, हमने ऑड वन आउट निकालना है, तो थर्ड इज द आंसर, ठीक है जी। तो ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये जितने भी मैंने अब तक टॉपिक सारे जितने भी कवर करे हैं, सब में से क्वेश्चंस ढूंढ के मैंने, और ये पुराने पेपर्स में आए भी हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है जी। तो इनको प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी, बिकॉज ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया था वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया था, अब तक मैंने जो है वो 10-12 वीडियोस जो हैं डिफरेंट टीचिंग एप्टीट्यूड कंसेप्ट्स की मैंने अपलोड करी हुई हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो देखिएगा। और ज़्यादा अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, किसी वीडियो में समझ नहीं आ रही है या किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो के नीचे कमेंट दे देंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ लाइक हो रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।